खतरनाक है और सड़कों का जो काट काट कर निर्माण हो रहा है उसने पहाड़ों को कैसा बना दिया है। तो ये तस्वीर है रुद्रप्रयाग की, जहां चंद सेकंड में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भर भरा कर सड़क पर गिर गया और बोल्डर, पेड़, जो कुछ भी उस पहाड़ में था सब कुछ सड़क पर आ गया। और किस्मत अच्छी थी जो भी लोग वहां पर थे कि उससे थोड़ा दूरी पर थे, इसलिए उनकी जान बच गई। तो ये कैमरे पे किसी ने कैद किया है इन भयानक तस्वीरों को, जब पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, देखिए जरा, देखते ही देखते आप गिनिए जरा, चंद सेकंड है जब पूरे पेड़ और पत्थरों के साथ ये मलबा सड़क पर आ गया। तो इसकी वजह से केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग के बांसवाड़ा में फिलहाल मार्ग बंद है और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं यहां पर हुई थी और एक युवक की बांसवाड़ा में ही पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। और एक और ऐसी ही बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है। और अगली खबर भी अच्छी नहीं है, कोरोना से जुड़ी हुई हल्द्वानी से है, जहां 2 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई और दोनों ही हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से एक रामनगर के रहने वाली थी और तो वहीं कालाढूंगी के भी एक और शख्स की मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा जो राज्य में लगातार बढ़ रहा है। और कोटद्वार से खबर है, जहां लैंसडाउन विधायक का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में है। पहले विधायक दिलीप रावत के परिवार के 2 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, अब 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। और अब बात कोविड फंड की, जिस पर लगातार सियासत चल रही है। बीजेपी के अध्यक्ष ने अब जबरदस्त पलटी मारी है, जहां पहले पूरा फंड देने की बात कर रहे थे, क्योंकि अब डाटा सामने है, आरटीआई से जानकारी मिली है, तो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जो बेसिक सैलरी है उसका 30% देना है। मेरी जानकारी जो है वो ये है कि मूल वेतन से बात थी, अब बात आ रही है कि भत्तों की बात है, तो भत्तों की बात का पता करेंगे, भत्ते भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, देने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक थोड़ी सी अच्छी खबर आपको दे दें। उड़ान योजना के तहत गढ़वाल के 3 शहरों को जोड़ा गया है और अब कुमाऊं के भी 3 शहरों को जोड़ने की योजना है। और ये 3 शहर हैं हल्द्वानी, अल्मोड़ा और धारचूला, जहां के लिए पवन हंस की हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। इसे लेकर फिलहाल अंतिम दौर में बातचीत है। वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर लंबे समय से हेरिटेज एविएशन का प्लेन खड़ा है और इसकी सेवा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारी गड़बड़ी आई। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द से जल्द या तो प्लेन को ठीक करें या फिर इसको बदलें। उनसे कहा गया कि भाई आप अपने या तो जहाज को ठीक करिए या फिर नया जहाज लाइए, लेकिन किसी की जान को जोखिम में डालकर मैं समझता हूं कि कदापि उचित नहीं हुआ कि हम हेली सेवाओं को चलाएं, न उसको डीजीसीए अनुमति करेगा। और इसलिए जो भी यात्राएं होंगी वो सुरक्षित हों, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कि जब 3 दिन ये लोग हेलीकॉप्टर यहाँ पर रहता है उपलब्ध, उन दिनों को हम लोग कुमाऊं क्षेत्र के आपके अल्मोड़ा और धारचूला को हल्द्वानी से कनेक्ट करने के संदर्भ में भी हम लोग कार्रवाई करें। और बड़ी खबर इस वक्त हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर है। शासन ने पंचायत क्षेत्रों के परिसीमन के आदेश दिए हैं। 1 सितंबर से 27 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है और 2 से 24 नवंबर के बीच क्षेत्र जिला पंचायतों का परिसीमन होगा। 1000 से 10,000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बन सकेगी। तो हरिद्वार में अगले साल अप्रैल में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और लगातार सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर अब वक्त कम है तो कैसे अब ये चुनाव आगे होंगे। तो अब परिसीमन को लेकर आदेश हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी में सरकार के कामों को तलाशने जा रहे हैं, जिसके बाद राज्य में गैरसैंण एक बार फिर राजनीति का केंद्र बन गया है। गैरसैंण एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह हरीश रावत का गैरसैंण दौरा और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद गैरसैंण में सरकार क्या काम कर रही है। हरीश रावत के मुताबिक 15 सितंबर तक ग्रीष्मकाल रहेगा, लिहाजा वो गैरसैंण जाकर राजधानी में सरकार को तलाशेंगे। तो मैं सरकार देखने जा रहा हूँ, सचिवालय देखने जा रहा हूँ, जिस सचिवालय के लिए मैं 57 करोड़ रुपया दे करके गया था कि आखिर उसका काम भी शुरू हुआ नहीं हुआ और कौन कौन सरकार के अंग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल तो 15 सितंबर तक रहेगा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर गैरसैंण के दौरे की बात क्या लिखी, प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है कि मैं कैसे अखबार में छाऊं, कैसे मैं टीवी में छाऊं, तो कुछ न कुछ और निकालते रहते हैं।
अब ये निकाल दिया, क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है भाई पहाड़ में? पहाड़ है, गैरसैंण अपनी जगह पर है, अब क्या हो रहा है उसमें? राज्य के लिए गैरसैंण सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इमोशनल मुद्दा भी है। ऐसे में सभी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। किशोर रावत, न्यूज़ 18, देहरादून। तो फिलहाल एक बात तो सही है कि कांग्रेस अब सक्रिय हो रही है। जिस तरह से बीजेपी ने वर्चुअल रैली की, अब कांग्रेस भी ऐसी ही तैयारी में है। 6 अगस्त से 15 अगस्त तक जिला स्तर पर कॉन्फ्रेंस होगी और पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाएगा। प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश और करण महरा को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के ये कार्यक्रम उनकी ही कॉपी है, उनकी ही नकल है। अपने तमाम पदाधिकारियों से जुड़ेंगे। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन के तमाम अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। 6 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे नैनीताल हल्द्वानी के सम्मेलन का। उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगी, उसमें हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। अच्छी बात है, करें, हमने कभी मना नहीं किया है। और भाजपा की नकल करना तो उनके खून में बसा हुआ है और ये खुशी की बात है कि वो भी कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए और अब बात करते हैं राम मंदिर की। तो आज हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर की मिट्टी लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जब राम मंदिर की नींव रखी जाएगी तब राम मंदिर के लिए अपनी अंतिम सांस तक कार्य करने वाले अशोक सिंघल जी की आत्मा को शांति मिलेगी। जो प्रसिद्ध उत्तराखंड में सबसे बड़ा मंदिर है मां मनसा देवी, यहाँ की मिट्टी जो है हम राम मंदिर की जो नींव है वहाँ के लिए लेके। तो राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मजबूत होकर उभरी थी। मंदिर आंदोलन से पहले राज्य में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में कहीं नजर भी नहीं आती थी। राम मंदिर आंदोलन ने हाशिए पर खड़ी बीजेपी में इस कदर जान फूंकी कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। देश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी बीजेपी की मजबूत पकड़ के पीछे मंदिर आंदोलन का अहम रोल रहा है। 1991 के मंदिर आंदोलन से पहले पहाड़ी इलाकों में बीजेपी का जनाधार ना के बराबर था। उस दौर में बीजेपी से आगे यूकेडी और कांग्रेस हुआ करती थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होते ही जब रथ यात्रा निकली तो उसने सारी चीजें पलट दी। अब मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जो है भाजपा स्थापित हो गई और 91 के चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीत ली पहाड़ की। तब हरिद्वार शामिल नहीं था यहाँ। इसके बाद धीरे से जो है यूकेडी जो है हाशिए पर जाती रही। 1989 के आम चुनाव में अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा में कांग्रेस का मुकाबला सीधे यूकेडी से हुआ था। टिहरी और अल्मोड़ा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उस दौरान तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। उस दौर में बीजेपी की हालत इस कदर खराब थी कि ना तो कोई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था और ना ही संगठन के पदों पर काबिज होने की चाह रखता था। राम जन्मभूमि से पहले मैं जिला अध्यक्ष हुआ था। उन दोनों भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनने को कोई तैयार नहीं होता था। हमारे लिए कोई संविधान नहीं था। हम 10 साल तक उसमें चंपावत जिला, पेरोड जिला एक ही हुआ करा, जिला अध्यक्ष था। उसमें चुनाव लड़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। 1989 तक पहाड़ की तीसरी ताकत की किस्मत 1991 के राम मंदिर आंदोलन ने पूरी तरह से बदल कर रख दी। आलम यह था कि 1991 के आम चुनाव में बीजेपी ने पहाड़ की 4 सीटों पर एक साथ कब्जा जमाया। ये पहला मौका था जब पहाड़ में कमल हर तरफ खिला नजर आया। मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी का बढ़ता जनाधार आज भी बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के प्रसाद के रूप में ऑनलाइन बेचे जा रहे पंच बद्री प्रसादम की बिक्री पर स्थानीय पंडा पुरोहित नाराज हैं, ऐतराज जता रहे हैं और फिलहाल देवस्थानम बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। बोर्ड का कहना है कि चारों धाम के नाम पर कोई भी चीज बगैर बोर्ड के अनुमति के नहीं बेची जा सकती है। चमोली जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने के मकसद से ये पैकेट बनाकर ऑनलाइन इनकी बिक्री शुरू की गई थी, तो फिलहाल अब इस पर रोक लगा दी गई है। ये कहा गया है कि अगर आप चाहें तो किसी और नाम से बेच सकते हैं, लेकिन मंदिरों के प्रसाद के नाम से इनकी बिक्री नहीं हो सकती। और अब बात करेंगे राज्य के प्रसिद्ध देवीधुरा के बगवाल मेले की। हालांकि ये मना किया गया था कि इस बार लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में चंपावत के देवीधुरा में बुग्याल बगवाल खेलने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि इस दौरान ये था कि जो 4 खाम है केवल उसके 11 लोग आएंगे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और प्रशासन के जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो इस भीड़ को नहीं रोक पाए।
कोरोना के बीच राज्य में आज रक्षाबंधन का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। हालांकि बाजारों की रौनक हमने कल भी आपको दिखाई थी, खरीदारी बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने अपने तरीके से लोगों ने आज इस त्योहार को मनाया है। तो हल्द्वानी, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर पिथौरागढ़ के धारचूला में अपने भाइयों को राखी बांधने नेपाल जा रही बहनों को निराशा हाथ लगी। धारचूला में सुबह से ही सैकड़ों बहनें मायके नेपाल जाने के लिए पहुंची तो थी, लेकिन प्रशासन, जो नेपाल का प्रशासन है, उसने पुल खोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में इस बार इन लोगों को बगैर अपने भाइयों को राखी बांधे ही लौटना पड़ा। नेपाल और ससुराल धारचूला, और क्या कहते हैं, ये आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारे यहाँ वाले पुल खोलने के लिए तैयार है। नेपाल के लोग जो है कि पुल खोलने के लिए मना कर रहे हैं। इस त्यौहार के दिन भी ये लोग मना कर रहे हैं, तो किस समय खोलेंगे? ये अपनी जरूरत के लिए। केदारनाथ धाम में पहले चरण का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही समीक्षा बैठक की है और निर्देश दिए हैं कि काम में तेजी लाई जाए। तो पुनर्निर्माण काम में लगे मजदूरों की संख्या को 500 के करीब कर दिया गया है। तो पहले चरण में मंदिर परिसर में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट, आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते वो पुल बन रहे हैं और मंदाकिनी नदी का पुल, मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर घाट भी बन रहे हैं। तो फिलहाल अब इसमें तेजी लाई जाएगी। देहरादून पुलिस ने एटीएम तोड़कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो 48 घंटे के अंदर 2 बदमाशों को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार किया है। तो ये लोग एटीएम लूटने पहुंचे थे, हालांकि अलार्म बजने की वजह से कामयाब नहीं हुए, लेकिन फुटेज के आधार पर इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।